ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ईरान के छोटे बड़े करीब 150 शहर ऐसे हैं जहां इस वक्त जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील के बाद हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से निकले और नारेबाजी करने लगे। और इस दौरान तेहरान समेत कई शहरों में गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान आगजनी भी हुई है और अब खबर तो आ रही है कि ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कई जगहों पर लैंडलाइन टेलीफोन काट दी गई हैं। लैंडलाइन और मोबाइल फोन ना होने की वजह से यहां पर बातचीत अब संभव नहीं रहा है। ईरान सरकार ने टेलीग्राम चैनल को ऑफलाइन कर दिया है और लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और साथ ही कई लोगों ने अपने घरों की छतों से खामेनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 45 लोगों के हालांकि मारे जाने की खबर है। 2270 लोगों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि इनके प्रदर्शन का खामेनेई की जो सेना है वो विरोध कर रही है। ईरान की सरकार और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर अब हालांकि आम लोगों के प्रदर्शन की वजह से दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तेहरान की सड़कें देखिए, यहाँ पर किस कदर बवाल मचा। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये दो तस्वीरें आपके सामने। ईरान में 150 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां इस वक्त आम लोग खामेनेई की सरकार और खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इंटरनेट और फोन बंद कर दिया है जिस कारण लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको ईरान के खुर्माबाद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने ईरान का पुराना झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और यह झंडा 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले का झंडा है जब वहां पर शाह का शासन हुआ करता था। इस झंडे में शेर और सूर्य बना हुआ है जो उस दौरान पर्शियन एम्पायर के बारे में बताती है। खुर्माबाद इलाके में बीचों बीच शहर के बीचों बीच लोगों ने इस झंडे के साथ प्रदर्शन किया। इसी बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी करते हुए घरों से नारेबाजी करने की लोगों से अपील की है जिसके बाद लोगों ने देखिए किस तरह से घरों से बाहर निकलकर ये वो झंडा है जो ईरान की क्रांति से पहले का है। 1979 का ये झंडा बताया जा रहा है जिसमें शेर और सूर्य दोनों का निशान है। इस झंडे को लेकर बीच सड़क पर ये आम लोग हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना विरोध खामेनेई के खिलाफ, उसकी सरकार, उसके शासन के खिलाफ जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन ऐसे ही नहीं हुआ है। क्राउन प्रिंस की तरफ से एक वीडियो मैसेज के जरिए अपील आम लोगों से की गई। उस अपील के बाद हाथों में पुराना झंडा लिए लोग प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। قطعا توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث این میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنن. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی رو حفظ بکنیم. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. और ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करती है तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जैसा कि वो अपने दंगों के दौरान करते हैं उसे दबाने के लिए, तो बहुत सारे दंगे होते रहते हैं वहां पर। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। और साथ ही एक सोशल मीडिया संदेश में ईरान के लोगों को सीधे संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपको स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। स्वतंत्रता के समान कुछ नहीं है। आप साहसी लोग हैं। आपके देश के साथ जो कुछ हुआ वो दुखद है। आपका देश एक महान देश था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि हम ईरानी जनता सहित दुनिया भर में उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो अपने अधिकारों की वकालत कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems. And as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their right. आज सुबह की एक और बड़ी खबर, दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। ये रूस की घातक मिसाइल ओशेनिक से किया गया है। दावा यह भी कि मिसाइल से सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। और इस हमले से थोड़ी देर पहले की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की आशंका जताई थी। जेलेंस्की ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके नागरिकों से सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए अपील की थी। अब दावा तो किया जा रहा है कि रूस ने यह हमला कर दिया और जिस मिसाइल से हमला किया गया है उसे रूस की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। ध्वनि की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार वाली इस मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि रूस पूरे यूरोप को निशाना इस मिसाइल से बना सकता है। यह मिसाइल बड़े इलाके में तबाही मचाने में सक्षम है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हमला किया गया था। Шановні українці, українки, весь день сьогодні доповіді уряду всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою. Всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам. Дякую комунальним службам, ДСНС України, всім। और इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गवर्नर सीवी आनंद बोस को भेजे गए मेल में लिखा है कि हम उन्हें उड़ा देंगे। इस धमकी के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद गृहमंत्री, बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ ने सुरक्षा को लेकर एक्शन तेज कर दिया। रात को राज्यपाल की सुरक्षा की समीक्षा की गई। इससे पहले भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और वो अक्सर सीधे लोगों के बीच मुलाकात के लिए जाते हैं। कोलकाता में ईडी की छापेमारी और ममता के दखल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। आज इस पर कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। ईडी ने ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के आवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर पुलिस ने खुद दर्ज की है, जिसमें ईडी अधिकारियों पर पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने और स्थानीय पुलिस स्टेशन को बिना बताए रेड करने के आरोप में दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर प्रतीक जैन के परिवार ने ईडी अधिकारियों पर जरूरती दस्तावेजों को चुराने के लिए भी लगाया है। टीएमसी की चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगी। ममता कोलकाता में ये विरोध प्रदर्शन दोपहर 2 बजे यादवपुर 8B बस स्टैंड से मार्च के रूप में शुरू करेंगी। और ये मार्च गड़ियाहाट होते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक जाएगी। इसके अलावा भी टीएमसी आज कई जगहों पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। ममता की मुट्ठी में दबी ग्रीन फाइल में क्या है? एक फाइल को ईडी से छुपाने खुद ममता क्यों आई? ग्रीन फाइल कागज का पुलिंदा या सीक्रेट वेपन? हिंदुस्तान ने यह तस्वीर पहले नहीं देखी थी। एक सीएम फाइल लेने के लिए ईडी से भिड़ गई। 4-4 घंटे तक छापेमारी वाली जगह पर बैठी रहीं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस फाइल में क्या है? क्या इस फाइल में विधानसभा चुनाव की रणनीति है? क्या इसमें टीएमसी के संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं? क्या इसमें एसआईआर से निपटने का फॉर्मूला है? या फिर इसमें कोयला घोटाले का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अगर ईडी के हाथ लग जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती? इसलिए ममता धमकी पर उतर आई है। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा
हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। वो तो फोरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फोरेंसिक टीम का बारे में। 2026 की पहली हाई प्रोफाइल रेड में ये दिन देखना पड़ेगा। इसकी ईडी के अफसरों ने कल्पना नहीं की थी। सुबह 6 बजे से सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के ठिकानों पर पड़ रही रेड की खबर मिलते ही ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और बाहर निकली तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल और लैपटॉप था। ममता ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी हमारी रणनीति और डेटा लूटने आई है। ईडी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. Hard disk. All they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. अब ईडी की टीम से फाइल छीनने के मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। गवर्नर बोस ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि करार दिया और साथ ही राज्यपाल ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकना बड़ा अपराध है। ममता ने संवैधानिक पद पर रहते हुए रुकावट पैदा की है, इसलिए वो सीएम रहने का अधिकार अब खो चुकी हैं। अब दिल्ली के तुर्कमान गेट की बात करते हैं। यहां हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर पुलिस अब हिंसा वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा कर रही है। साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैम के वीडियो को भी जांचा जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस तुर्कमान हिंसा के मामले में अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और भड़काया था। और पुलिस ने ऐसे 10 लोगों की पहचान भी कर ली है, जिनमें एक यूट्यूबर सलमान शामिल है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम यूट्यूबर सलमान की प्रोफाइल को भी खंगाल रही है। आज जुमे की नमाज है, चूंकि शुक्रवार का दिन है, ऐसे में तुर्कमान गेट के पास दरगाह फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए पूरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। थोड़ी देर पहले इस मामले में एक गिरफ्तारी और हुई है। 11 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। अब कुल मिलाकर इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 6 लोगों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा के मामले में पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तुर्कमान गेट पर जो हिंसा हुई है वो पूरी प्लानिंग के साथ की गई है और इसके लिए 4 से लेकर 5 व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए गए थे और साथ ही 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए अफवाह फैलाई गई थी। इन पर लोगों को भड़काने वाले पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। साथ ही ये मैसेज धार्मिक कम्युनिटी और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करने के भी आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की रडार पर अब ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने मस्जिद को तोड़े जाने की झूठी जानकारी दी, अफवाह फैलाई। पुलिस अब इनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। वही अफवाह फैलाने का आरोप दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाली एनम रिजवी पर भी लगा है। एनम पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की झूठी अफवाह फैलाई, जबकि बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर नहीं, मस्जिद के आसपास जो अवैध ढांचे हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर किया जा रहा था। हालांकि एनम का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो शेयर नहीं किया और ना ही लोगों को भड़काया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की रडार पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जिसमें से एक नाम एमन रिजवी का है। एमन रिजवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाई।
एमन जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि जिस दौरान वहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हो रही थी, जब पुलिस अतिक्रमण हटा रही थी, उस समय आपने वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाई। आपने कहा कि जो तुर्कमान गेट वाला मामला था कि मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई जिससे वहाँ पर दंगे बरसे। आप एक बार बताइए, दंगे जो वहाँ पर हुए, जो डेमोलिशन हुआ, वो 12:30 बजे के करीब हुआ। मैं उस वक्त रात के 2:30 बजे मैं अपने घर शादी में से आई हूँ, गाजियाबाद से, राजनगर से, और 4:08 पे मैंने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करी कि दरगाह फैजी लाई पर 20 से ज़्यादा बुलडोज़रों ने कार्रवाई करी। आप फेसबुक पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी नहीं चली, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 12,000 लोगों ने देखा। आप खुद सोचिए कि जो हादसा 12:30 बजे हो गया, उसके 5 घंटे बाद अगर कोई वीडियो आती है तो उससे दंगा कैसे भड़क सकता। अब आपको आदमखोर जानवरों का आतंक दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक बाघ और तेंदुए की वजह से लोग डर की दहशत में हैं। कहीं तेंदुआ लोगों पर हमला कर रहा है तो कहीं बाघ लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और ऐसे में वन विभाग ऑपरेशन चलाकर आदमखोरों को पकड़ने में जुटा है और उसमें उसको कामयाबी मिली है। एक तेंदुआ लाइव जिसने 3 दिन से हड़कंप मचा रखे हैं और आज ये रहा जा रहा है, ये रहा ऊपर आ रहा है, भागो। शहर शहर आदमखोर जानवरों का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं तेंदुआ दिखने से गांव में दहशत है, कहीं तेंदुआ लोगों पर अटैक कर रहा है तो कहीं आदमखोर बाघ से हड़कंप मचा है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रपुर की हैं, जहां छतरपुर क्षेत्र में तेंदुए के चलते इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। इस बीच जब घायल अवस्था में तेंदुआ दिखा तो लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मौके पर पहुंची वन विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को ट्रेस किया। हालांकि पकड़े जाने से पहले तेंदुए ने वन कर्मियों को काफी छकाया। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रुद्रपुर विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। वन विभाग के मुताबिक फिलहाल तेंदुए को रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है और पूरी तरह ठीक होने के बाद तेंदुए को सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाएगा। कल से इस क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना हुआ था। अशोका लैंड, सिडकुल, छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग, एक बहुत ही मूवमेंट का एरिया, और वहां पे लगातार एक तेंदुआ देखा जा रहा था और कहीं पर किसी पे आक्रमण ना कर दे, इस चिंता को देखते हुए मैं आज स्वयं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के मौके पर गया। लेकिन अब इस क्षेत्र की जनता को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वह अभियान जो आपके विधायक ने लिया था वो अभियान पूरा हुआ, वो तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। रुद्रपुर में तो तेंदुआ घायल होने की वजह से हमलावर नहीं दिखा, लेकिन यूपी के प्रयागराज में तेंदुए ने खूब आतंक मचाया। गंगानगर जोन की गांव छिबैया में अलाव ताप रहे चाचा भतीजे पर तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमला करने के बाद ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ एक मकान में घुस गया। लोगों ने मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मकान में फंसे परिवार को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जहां कई घंटे की मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया।